नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी दिल्ली को हरदयाल लाइब्रेरी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। लाइब्रेरी के सेक्रेटरी पूनम पराशर ने सभी नियमों के विरुद्ध पति को लाइब्रेरी का सदस्य बनाने और बेटे को लगभग 40,000 की नौकरी दी। पूनम पराशर भाजपा की पूर्व पार्षद है और उनके पति अनिल झा किरोड़ी के पूर्व विधायक हैं, जबकि दूसरी ओर लाइब्रेरी के कर्मचारियों को पिछले 18 महीनों से तनख्वाह तक नहीं मिली। एमसीडी यहां भी फंड नहीं होने के कारण तनख्वाह नहीं दे रही। इसके बावजूद पूनम पराशर ने 10 नई भर्तियां कराई है और 3 महीने के भीतर ही उन्हें पक्का भी कर दिया है। इससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि पूरे मामले में गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि कल एलजी को सबूतों के साथ पत्र सौंपकर पूरे मामले की जानकारी दूंगा। आम आदमी पार्टी ने एलजी के सामने मामले की जांच के बाद सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों की लंबित तनख्वाह तुरंत जारी करने की भी मांग की है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र नगर से विधायक एवं एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में हरदयाल नाम की एक बहुत ही बड़ी नाम लाइब्रेरी है और आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने वहां के कर्मचारियों को पिछले 18 महीनों से तनख्वाह नहीं दी। यहां भी एमसीडी फंड नहीं होने की बात कर रही है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि अब फंड की बिल्कुल किल्लत नहीं होगी क्योंकि सारा पैसा केंद्र सरकार से आएगा। यहाँ सबसे पहला प्रश्न उठा है कि केंद्र हरदयाल लाइब्रेरी के कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हर बार बताया है कि निगम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है भाजपा का भ्रष्टाचार और इस लाइब्रेरी को चलाने की जिम्मेदारी जिस कमेटी की होती है उसका चेयरमैन खुद एमसीडी का मेयर होता है और सेक्रेटरी पार्षद होता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजीव, हम देखते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी है भाजपा के ऊपर जो है निशाना साधा गया है। लाइब्रेरी के जो कर्मचारी है उनको काफी समय से वेतन नहीं दिया गया है और साथ ही में हम देखते हैं कि दुर्गेश पाठक ने जो है पूनम पर लगातार जो है वार किया है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर, चाहे वो एमसीडी के हों या फिर एमसीडी के अंदर काम करने का लेकर हो या एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी ना लेकर मिलने को लेकर हो, लगातार कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठाती नजर आती है। और अब जिस तरीके से बात करें एमसीडी की जो लाइब्रेरी है, यानी कि हरदयाल लाइब्रेरी जो है वो कहीं ना कहीं एमसीडी के अधीन आती है और उसको लेकर जो जिस तरीके से 18 महीने से जो कर्मचारी हैं वो परेशान है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। इसी को लेकर लगातार अब आम आदमी पार्टी जो है वो आवाज उठाती हुई नजर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है, यानी कि भाजपा के द्वारा जो निगम के अंदर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो लाइब्रेरी के कर्मचारियों को 18 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, उनकी सैलरी दिलाने के लिए अब आम आदमी पार्टी भी आगे आती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से कल दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता के अंदर बिल्कुल स्पष्ट कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि जो लाइब्रेरी की जो चेयरमैन है वो, यानी कि वो पूनम पराशर, वो इस लाइब्रेरी के अंदर कह सकते हैं चेयरमैन है। और उसके बाद में भी उन्होंने अपने पति को, यानी कि अनिल झा को इसके अंदर सदस्य बनाया और उसके बाद में अपनी बेटे को कहीं ना कहीं 40,000 रुपए की नौकरी भी दी। लगातार कहीं ना कहीं इसके अंदर 10 भर्ती भी की गई है, मगर उन नई जो 10 भर्ती की गई है उनको सैलरी दी जा रही है, मगर जो पुराने लगभग 100 लोग हैं उनको सैलरी नहीं दी जा रही है लगभग 18 महीने से। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो दुर्गेश पाठक है वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। और इसी को लेकर आज उपराज्यपाल से मुलाकात भी की जाएगी और तमाम जो सबूत है जो दुर्गेश पाठक के वो पेश किए जाएंगे और एक पत्र भी दिया जाएगा कि निष्पक्ष जांच की जाए इस लाइब्रेरी के अंदर और लाइब्रेरी के द्वारा जो भी दोषी है उसको कहीं ना कहीं सजा दी जाए। मगर देखना होगा आज दुर्गेश पाठक लगभग कितने बजे मिलते हैं, मगर अभी समय डिसाइड नहीं है। मगर ये जरूर है कि आज वो दुर्गेश पाठक जो है वो अनिल कसते उपराज्यपाल से मिलेंगे और उपराज्यपाल को पत्र भी देंगे और सबूत भी देंगे कि किस तरीके से इस लाइब्रेरी के माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जी
जी राजीव, देखिए इसी के साथ मालूम होता है कि 18 महीने से या फिर कहे कि तकरीबन 2 साल से जो है कर्मचारियों को जो है वेतन प्रदान नहीं किया जा रहा। आपने बताया भी जैसे कि 100 जो कर्मचारी है वहां पर जिनको कि वेतन नहीं दिया गया, पर उसी के साथ हम देखते हैं कि इतने समय से अभी जो है आम आदमी पार्टी जो है इतने टाइम बाद जो इस मुद्दे पर आवाज उठा रही है, तो उन कर्मचारियों द्वारा अभी तक कोई आवाज नहीं उठाई गई या फिर आवाज उठाई गई तो वो सरकार तक पहुंची नहीं अभी तक। देखिए लगातार जो कांग्रेस के कह सकते हैं जो कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इसकी आवाज जो है वो लाइब्रेरी के बाहर से ही उठाने की कोशिश कर रहे थे और पिछले 2 महीने से वो प्रदर्शन पे भी है। लगातार उनको पहले आश्वासन दिया जा रहा था कि उनको सैलरी मिलेगी, मगर फिर कहीं ना कहीं ये कह दिया गया इस लाइब्रेरी को बंद किया जाएगा, जिसकी वजह से कर्मचारी जो है वो परेशान होते हुए नजर आए। और इसी को लेकर कांग्रेस भी इनके समर्थन में आई, उनको लेकर जंतर मंतर तक आया, प्रदर्शन भी किया गया, मगर उस प्रदर्शन का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया। और अब आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार जो है वो इस लाइब्रेरी के कर्मचारियों की आवाज बनकर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं उसको खत्म करने की कोशिश करेगी। और यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार या फिर कहे जो जैसे उपराज्यपाल है दिल्ली के, उनसे कहीं ना कहीं आज मुलाकात की जाएगी और तमाम जो सबूत है जो लाइब्रेरी के चेयरमैन है पूरम परासर, उनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए उनकी भी जांच करने की बात की जाएगी। और जो उनके पति यानी कि पूर्व किराड़ी के जो विधायक रहे हैं अनिल झा, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं इसमें कहा गया है कि इसको इस लाइब्रेरी के अंदर उनको भी सदस्य बनाया गया है और ये कहीं ना कहीं मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इसकी जो जड़ें हैं उसको खत्म किया जाए और लाइब्रेरी के अंदर जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो 18 महीने से सैलरी नहीं मिली है कर्मचारियों को, उनका हक जो है यानी कि सैलरी जो है वो उनको समय पर दी जाए। मगर अभी तक जो कर्मचारी है वो निराश होते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार कहीं ना कहीं गुहार लगाई जा रही है। अभी भी प्रदर्शन पर बैठे हुए, रोज वो प्रदर्शन पर बैठते हैं लाइब्रेरी के बाहर, मगर उनके सुध लेने वाला अभी तक भाजपा की तरफ से या फिर कहे निगम की तरफ से कोई भी आगे नहीं आया है। जी जी राजीव, तो देखिए जो सबसे बड़ा सवाल अभी इस समय उठता है वो ये उठता है कि अभी तक जो है वेतन क्यों नहीं प्रदान किया गया। 18 महीने हो गए, वेतन आखिर दिया क्यों नहीं गया, जो फंड था वो आखिर गया कहां पर। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जो उनका पैसा है यानी कि 18 महीने का जो पैसा है वो कहाँ चला गया, क्योंकि लगातार पहले जब निगम के द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पैसा दिया करती थी केंद्र सरकार से लेकर निगम को, मगर कहीं ना कहीं आवाज भी उठती नजर आती थी कि दिल्ली सरकार जो है वो पैसा नहीं देती है, इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मगर अब जो है वो तीनों निगमों को एक कर दिया गया है और केंद्र सरकार के द्वारा ही निगम अब कार्य कर रहा है। तो निगम का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को देना होगा, मगर केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर यहाँ पर निगम के द्वारा जो कर्मचारी है वो जरूर परेशान होते नजर आ रहे हैं, उनको सैलरी बिल्कुल मिलनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों की बात करें या फिर लाइब्रेरी कर्मचारियों की बात करें, तमाम जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर बार बार कर्मचारी जो है वो आवाज उठाते हैं। मगर जिस तरीके से लाइब्रेरी कर्मचारियों की बात करें तो लगभग 18 महीने का समय हो चुका है, उनको उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया, ये भी कहा कि उनके घर में अब खाने के लिए नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उधार ले लेके वो थक चुके हैं, उधार भी उनको चुकाने के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो केंद्र सरकार को कुछ योगदान करना होगा, केंद्र सरकार को आगे आना होगा कि निगम के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है या फिर जो कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं उसका कारण क्या है, उस कारण को समझना होगा केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार ही इसका निवारण कर सकती है। मगर देखना होगा जो आज दुर्गेश पाठक उपराज्यपाल से मिलेंगे और सबूत पेश करने की बात की गई थी जो उनके पास है, वो किस तरीके के सबूत होंगे ये जरूर देखना होगा। और जो पत्र दिया जाएगा जिसके अंदर कहा जा रहा है कि गुहार लगाई जाएगी कि निगम कर्मचारियों को 18 महीने की उनकी सैलरी दी जाए, तो देखना होगा कि उपराज्यपाल क्या कदम उठाते हैं और उपराज्यपाल केंद्र सरकार से सबूत पेश करते हैं केंद्र सरकार को या फिर अपने आप इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ये जरूर देखना होगा। मगर अभी भी कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है, उनको उम्मीद है कि केंद्र सरकार जब इसके बारे में संज्ञान लेगी तो कहीं ना कहीं जो उनकी सैलरी 18 महीने की वो जरूर मिलती हुई नजर आएगी। जी जी बिल्कुल राजीव, देखिए इसी के साथ अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर हम इस पूरे मामले पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी है अभी भाजपा पर निशाना भी साध रही है और कहीं ना कहीं उन्होंने कर्मचारियों की तरफ से आवाज भी उठाई है। तो इस चीज को हम लोग एक पॉलिटिकल एंगल भी देख करके देख सकते हैं कि वोट जीतने की भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया हो सकती है। तो क्या भाजपा का इसके ऊपर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने है? जिस तरह से उन्होंने पूरम परासर पे अभी एकदम से इल्जाम लगाया, भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया, पूरी भारतीय जनता पार्टी पे हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने मिलते हैं, वो कहीं न कहीं एक अलग से वाकया होता है। वह लगातार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो निगम के द्वारा जो भ्रष्टाचार जो भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर लगातार आवाज उठाई जाती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लाइब्रेरी कर्मचारियों के लिए जो निगम के अधिकारी की बात करें या फिर कहें जो उपराज्यपाल की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, उनकी तरफ से अभी भी कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिलता नजर आ रहा है और ना ही कोई कहते हैं तसल्ली दी जा रही है इन कर्मचारियों को। उनको सैलरी जो है उनकी कब मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ा दुविधा बनी हुई है। कर्मचारी जो है वो बार बार आवाज उठा रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज प्रदर्शन किया जाता है लाइब्रेरी के बाहर, मगर उनकी सुध लेने के लिए जो भाजपा के नेता होने चाहिए या फिर निगम के जो अधिकारी होने चाहिए वो आगे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो चेयरमैन है वो कहीं ना कहीं भाजपा की है, निगम पार्षद रही है और निगम पार्षद के ने अपने कहीं ना कहीं पति को फायदा देने के लिए कोशिश की गई है। अनिल झा की बात करें जो पूर्व विधायक रहे हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप जरूर, आवाज जरूर उठती नजर आ रही है, आरोप भी लगते नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा इन आरोपों की सत्या क्या है और इस सबूत जो दुर्गेश पाठक के पास है वो जो आज उपराज्यपाल जी को देंगे वो किस तरीके के होंगे, उसमें क्या संज्ञान लिया जाएगा, ये सवाल जरूर खड़े होते नजर आ रहे हैं। और भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की बात की जा रही है, मगर देखना होगा भाजपा इसके अंदर क्या अपना योगदान देती है और किस तरीके से ये कर्मचारी जो है वो परेशान है। उनकी परेशानी का हल जो है वो भाजपा के पास ही है, यानी कि निगम के पास है, और वो निगम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करती है ये जरूर देखना होगा। मगर आज जिस तरीके से दुर्गेश पाठक जो है वो कहीं ना कहीं कहते हैं उपराज्यपाल से मिलेंगे, सबूत पेश किए जाएंगे, तमाम जो सबूत उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है वो दिए जाएंगे और पत्र भी दिया जाएगा जिसके अंदर कहा गया है कि कहते हैं जो पूनम पराशर है उनकी भी जांच की जाए, उनके पति की भी जांच की जाए, जो अनिल झा है उनके जो बेटे को जो नौकरी दी गई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जो 10 नई भर्ती की गई है उनको जब पैसे दिए जा रहे हैं तो पुराने कर्मचारियों को पैसे क्यों नहीं दिया रही है, तमाम जो सवाल है वो देखना होगा कि उपराज्यपाल इसके अंदर क्या एक्शन ले पाते हैं। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इसी के साथ हम देखते हैं शिवपाल यादव ने अब भतीजे अखिलेश यादव को चुनौती देने की तैयारी कर ली है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा यूपी में नगर निकाय और महापौर का चुनाव सपा से अलग होकर लड़ेगी। नवंबर में होने वाले निकाय चुनाव में अब वह अपने उम्मीदवार उतारेगी। शिवपाल ने गुरुवार को लखनऊ में प्रसपा के सीनियर लीडर के घर पर बैठक की। इसमें मौजूद एक शख्स ने नाम छापने की शर्त पर बताया कि निकाय चुनाव में प्रसपा ने सपा से अलग होकर निकाय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि शिवपाल यादव जल्द यूपी में प्रसपा को फिर से सक्रिय करेंगे और सपा के खिलाफ सियासी लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ यही नहीं, शिवपाल ने बैठक में यह भी संकेत दिए हैं कि अब वे सपा में लौटकर वापस नहीं जाएंगे और साथ में विधानसभा चुनाव से पहले खुद अखिलेश यादव उन्हें मनाने घर पर गए थे, इसलिए उन्होंने सपा के साथ गठबंधन के लिए चुनाव लड़ा था। इस बैठक में शिवपाल ने यह भी कहा है कि अखिलेश की बात में आकर सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव जीतने के बाद भी अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपी, पार्टी की किसी भी बैठक में नहीं बुलाया। ऐसे में अब कभी सपा के साथ नहीं जाएंगे। आपको बताएं कि शिवपाल यादव ने अब भतीजे अखिलेश यादव को ही चुनौती दे दी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा यूपी में नगर निकाय और महापौर का चुनाव सपा से अलग होकर लड़ेगी। आपको बताएं नवंबर में होने वाले निकाय चुनाव में वह अपने उम्मीदवार उतारेगी। शिवपाल ने गुरुवार को लखनऊ के प्रसपा में सीनियर लीडर के घर पर बैठक की और इसमें मौजूद एक शख्स ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि निकाय चुनाव में प्रसपा ने सपा से अलग होकर निकाय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, हम देखते हैं कि देखिए यूपी में अब राजनीति का एक नया खेल हमको देखने को मिलेगा। जो शिवपाल और अखिलेश यादव हैं आमने सामने आने वाले हैं, क्या कुछ खास अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बार शिवपाल चाचा फिर अखिलेश यादव के प्रति नाराजगी जताते हुए नजर आए और साफ तौर पे इस बार अखिलेश यादव से नाराजगी जताते हुए प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कल एक बैठक की थी और बैठक में साफ तौर पे जो पदाधिकारी उनको निर्देशित किया था, उनको बताने का काम किया था कि वो अब की नगर निकाय का जो चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी प्रसपा। और दूसरी तरफ वही तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर नाराजगी जताई है शिवपाल यादव ने। उन्होंने कहा कि जो विधानसभा चुनाव था उस समय अखिलेश यादव आए थे उनको मनाने, तो हम उनके साथ गए थे। वही दूसरी ओर चुनाव होने के बाद अखिलेश यादव एक बार भी
ना ही हमको बैठकों में विधायकों की बैठकों में बुलाया और ना ही कोई जिम्मेदारी सौंपी। और साफ तौर पे इन्हीं सब बातों से नाराज होकर शिवपाल यादव ने साफ कहा है कि नगर निकाय का चुनाव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में पुनः वापस नहीं जाएंगे। एक पदाधिकारी सूत्रों के अनुसार यही खबर बताई है, लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि चाचा और भतीजे की दूरियां लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बार भी विधानमंडल दल की बैठक में भी विधायकों की दल में नहीं बुलाया गया, पार्टी की बैठक में नहीं बुलाया गया। हालांकि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन उनको फिर भी लगातार जो बैठकें हुई, राष्ट्रपति को लेकर बैठकें हुई, चाहे अन्य जो हार की समीक्षा हुई उस पर भी समीक्षा बैठक हुई, कोई जिम्मेदारी देने का काम नहीं किया अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को। इसी बात की नाराजगी है और नाराजगी जताते हुए शिवपाल यादव ने तस्वीरें साफ कर दी है। सूत्र यही बता रहे हैं कि नगर निकाय का जो चुनाव होगा उसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़ी करेगी, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगी। जी जितेंद्र, इसी के साथ देखते हैं कि घर में ही जो है राजनीति अभी शुरू हो गई है। चाचा भतीजा की जो जोड़ी थी अलग अलग हो चुकी है। क्या लगता है जो अब जो भी अलग हुई है ये जोड़ी, क्या कुछ कमाल दिखाएगी? चाचा कमाल दिखा पाते हैं या फिर भतीजा इस वक्त कमाल दिखाएंगे? देखिए, चाचा विधानसभा चुनाव से एक बार जब लड़े थे खुद, जब अलग हुए थे उस 17 में, तो उसके बाद भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह शिवपाल यादव का परिसर ठीक नहीं रहा था, लेकिन हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी इस बार जो साथ में लड़े हैं मिलकर, तो जाहिर सी बात है कुछ शिवपाल यादव अपनी सीट भी ले गए, उसी को लेकर भी तो दोनों का साथ जरूरी है। लेकिन यह यूं कहे कि शिवपाल यादव का अस्तित्व कितना है, ये अब नगर निकाय चुनाव में भी देखा जाएगा, विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयारी में है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी में जुट गई है। जी जितेंद्र, इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे, पर फिलहाल हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, इसी के साथ हम चर्चा कर रहे थे कि यूपी के अंदर जो चाचा और भतीजा की जोड़ी अलग हुई है, और इसी जो खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से अभी तक जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो जी जितेंद्र, इसी के साथ हम देखते हैं कि जो चाचा भतीजा की जोड़ी अलग हुई है, यानी कि शिवपाल और अखिलेश यादव जो है अलग अलग हो चुके हैं, अलग अलग चुनाव अब वो लड़ेंगे। क्या लगता है, शिवपाल जो है अभी किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? देखिए, वो शिवपाल यादव अभी फिलहाल इस तरह की कोई तस्वीरें सामने नहीं की, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जो दूरियां हैं वो बढ़ गई हैं। और इस बार जो नगर निकाय का चुनाव होगा उसमें शिवपाल यादव की पार्टी अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी। और साफ तौर पे कहा था कि अभी औपचारिक कोई घोषणा नहीं की, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि जो शिवपाल यादव है वो समाजवादी पार्टी से अलगाव कर रहे हैं और नगर निकाय चुनाव में अलग उतरने की कोशिश में, यानी अलग करने का ऐलान नहीं किया, लेकिन वो अलग होने जा रहे हैं। और इस बार नगर निकाय चुनाव में अपने ही प्रत्याशियों को खड़ा करने का काम शिवपाल यादव करेंगे। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 2017 के बाद लगातार चाचा भतीजे की जो दूरियां है वो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। और जहां अखिलेश यादव भी दूरी बनाए हुए हैं शिवपाल यादव से, तो वही शिवपाल यादव ने भी अब दूरियां बनाना शुरू कर दी। अब देखते हैं कि नगर निकाय चुनाव में शिवपाल यादव कब औपचारिक घोषणा करते हैं और क्या वाकई जो बात सूत्रों के अनुसार बताई जा रही है कि वाकई शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जी जितेंद्र, इसी के साथ देखते हैं कि अगर देखिए समाजवादी पार्टी की बात करें फिर अखिलेश यादव की बात करें, तो अखिलेश यादव जो है भारतीय जनता पार्टी पर या फिर हम कहें योगी सरकार पर निशाना साधने का कहीं कोई मौका नहीं छोड़ते। तो अब क्योंकि जो है दोनों के बीच में दूरी आ गई, तो क्या लगता है शिवपाल यादव या फिर बीजेपी के लिए एक मौका हो सकता है कि वो शिवपाल यादव को अपने अंडर लेने की या फिर उसके साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राजनीति है, राजनीति में किसी प्रकार की संभावना लगी रहती है और कब किस पार्टी में कौन कहाँ चला जाए ये अभी तय नहीं। कौन विधायक कहाँ चला जाए, कौन नेता किस तरफ चला जाए, ये अभी तय नहीं रहता है। संभावनाएं राजनीति में बहुत होती है और राजनीति की संभावनाओं पर ही चलती है। तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव को भी हो सकता है कि ऑफर भारतीय जनता पार्टी से आ रहा हो या किसी अन्य पार्टी से आ रहा हो, इसलिए शिवपाल यादव जा रहे हैं। लेकिन अभी तस्वीरें साफ नहीं है। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाज पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी नगर निकाय का।
जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक अहम फैसला लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए समर्पित तौर पर दिव्यांग सेल गठित करने के लिए हुक्म दिए हैं। ये जानकारी विस्तार में देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्पित सेल के गठन को लेकर समाज के इस वर्ग में काफी देर से मांग की थी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को उनके कल्याण के लिए सरकार के विभिन्न स्कीमों और प्रोग्रामों का लाभ लेने के लिए बहुत सी समस्याएं पेश आती है। इसी तरह से भगवंत मान ने कहा कि बहुत बार इन लोगों को अपने काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्पित सेल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा, जिससे वे कल्याण स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति इस सेल के बारे में अपनी शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं और इसके कामकाज को लेकर कारगर बनाने के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। भगवंत मान ने कहा कि इस प्रयास से समाज के इस वर्ग के लोग अपना जीवन सम्मान से बसर करने के योग्य होंगे। समाज के सभी वर्गों के कल्याण को यकीनी बनाने के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये उनकी सरकार की यकीनी बनाएगी कि कल्याण स्कीमों को लाभ संबद्ध ढंग से जरूरतमंद और कमजोर वर्ग तक पहुंचे। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब की तरक्की और यहाँ के लोगों की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए अथक कार्य कर रही है। आपको बताएं कि एक अहम फैसला लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए समर्पित तौर पर दिव्यांग सेल गठित करने के हुक्म दे दिए हैं। ये जानकारी विस्तार में देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्पित सेल के गठन को लेकर समाज के इस वर्ग की काफी देर से मांग थी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को उनके कल्याण के लिए सरकार की विभिन्न स्कीमों और प्रोग्रामों का लाभ लेने के लिए बहुत सी समस्याएं पेश आती है। इसी तरह भगवंत मान ने कहा कि बहुत बार इन लोगों को अपने काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्पित सेल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी, जिससे वह कल्याण स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। इसी तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति सेल के बारे में अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं और इसके कामकाज को लेकर कारगर बनाने के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। भगवंत मान ने कहा कि इस प्रयास से समाज के इस वर्ग के लोगों को अपने जीवन सम्मान से बसर करने के योग्य होंगे और सम्मान के सभी वर्गों के कल्याण के यकीनी के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में कई ऐतिहासिक कदम पहले भी उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी उनकी सरकार ये यकीनी बनाएगी कि सभी कल्याण स्कीमों का लाभ समयबद्ध ढंग से जरूरतमंद और कमजोर वर्ग तक पहुंचे। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब की तरक्की और यहाँ के लोगों की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए अथक कार्य लगातार कर रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अमित, हम देखते हैं कि जो भगवंत मान है, एक दिव्यांगों के लिए एक जो है नया सेल गठित किया गया है, क्या कुछ खास अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, अगर हम बात करें तो लगातार ही नई स्कीम्स लाई जा रही है, नए सेल्स बनाए जा रहे हैं। अगर हम एग्जांपल दे सकते हैं तो आप चीज एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का हो गया या फिर अलग अलग सेल्स बनाए जा रहे हैं जिसमें पंजाब के लोगों की हित बनाया जा रहा है। उसी में अगर हम कहेंगे दिव्यांगों के लिए भी एक स्पेशल सेल का गठन किया गया है। इससे उन सभी दिव्यांगों की मदद की जाएगी जिनको सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं पता चल रहा। कई बार लगातार ये डिमांड उठ रही थी, लगातार सरकार से अपील की जा रही थी कि स्पेशल सेल का गठन हो जो स्पेशली दिव्यांगों के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली क्या स्कीम आती है कई बार ग्राउंड लेवल तक पहुंच नहीं पाता। केंद्र सरकार और खुद पंजाब सरकार की तरफ से कई स्कीमें चलाई जाती हैं जो लोगों की मदद के लिए होती है, जैसे किसी तरह का राशन हो या किसी तरह की सहूलियत हो, उन सभी के बारे में कई बार ज्यादातर आम जनता को पता ही नहीं चल पाता। एक स्पेशल सेल होने से अब ये एक सहूलियत हो जाएगी कि जो स्पेसिफिक सेल है, अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई स्पेशल रियायत चाहिए या कोई भी अगर हम स्कीम के जानकारी चाहिए तो एक स्पेशल सेल के मौजूद होने से उन सबको राहत मिलेगी। तो साथ ही साथ एक शिकायत केंद्र भी हो सकता है कि दिव्यांगों का अगर कोई अगर हम कहेंगे कोई दिक्कत परेशानी आ रही है या कोई प्रॉब्लम्स है, कोई स्कीम नहीं उनके ऊपर फॉलो हो रही है या वो कोई स्कीम फॉलो करना चाहते हैं पर उनके ऊपर लागू नहीं हो रही है, तो उन सबके लिए वहां पे जाकर शिकायत भी कर सकते हैं। तो एक सेल होने से एक सहूलियत बन जाएगी लोगों को, या फिर हम कहें जो स्पेशली एबल्ड है उनके लिए एक स्पेशल
हेल्प डेस्क शुरू हो जाएगा, जिससे कि लोगों में कन्वीनियंस आसानी हो जाएगी और उनको जो उनका मिलता हक है वो मिल सकेगा समय रहते। जी। जी, हमें इसी के साथ देखिए जानना चाहेंगे कि ये जो स्पेशल जो सेल बनाया जा रहा है दिव्यांगों के लिए, कहाँ बनाया जाएगा और जो दिव्यांग है किस तरह से संपर्क कर पाएंगे, इस बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए बेसिकली जो सेल बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। अगर हम कहें कि एक मेन सेल ऑफ कोर्स वो पंजाब एक हेडक्वार्टर्स पे तैयार किया जाएगा, वो हेड यहाँ पंजाब में चंडीगढ़ पे होगा या फिर पंजाब में कहीं पे होगा, ये अभी डिसाइडेड नहीं है। पर जैसी जानकारी मिल पा रही है कि डिस्ट्रिक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसके सब ऑफिस होंगे और एक मेन हेड ऑफिस होगा, जहाँ पर जितनी भी सहूलियतें होंगी या फिर हम कहें कि कोई भी स्कीम्स होगी उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो समाज विकास कल्याण के लिए जो स्कीम्स आएंगी उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। कोई भी दिक्कत परेशानी तो वहां पर जाकर सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि लोग वहां पे जाके अपनी दिक्कत परेशानियों का विस्तार से, अगर हम कहें कि विस्तार से समझा सकते हैं, बता सकते हैं और उनको राहत देने की सरकार अपनी हेल्प इस सेल के जरिए कोशिश करेगी। जी। जी, हमें साथ ही में देखिए भगवंत मान द्वारा कहा गया है कि आप कोई शिकायत हो वो भी दर्ज करवा सकते हैं, आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप पेश कर सकते हैं और उन सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। तो वो सुझाव हम किस तरह से दे सकते हैं, मतलब वहां पर जाकर जो है उस ऑफिस में जाकर देना पड़ेगा या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इस तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि लोगों की सहूलियत बन सके। देखिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। जैसे बोल रहे हैं कि एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पे आधारित होगा कि कोई भी स्कीम, अगर हमके कोई डिटेल्स हो, कोई भी इश्यूज हो या फिर अगर आपको यहाँ तक की शिकायत भी देनी है, उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, वहीं पर ही सब कुछ होगा। तो आप कह सकते हैं कि अलग-अलग दर-दर भटकने की जरूरत नहीं है, इसको कन्वीनिएंट तौर पे रखा गया है। एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसमें लोग अगर सेल से कोई मदद चाहिए उसकी और अगर सेल को लेकर कोई शिकायत है बकायदा उसकी भी आप जानकारी उस पे दे सकते हैं। तो एक बिल्कुल टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन के पैटर्न से एक सिंगल विंडो बनाया गया है ताकि किसी तरह की दिक्कत परेशानी आम जनता को ना, और इस चीज की कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके इसे कन्वीनियंट बनाया जा सके आम जनता के लिए। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को शाम मुंबई पहुंची, जहां मुंबई एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें लीला होटल लेकर पहुंचे। द्रौपदी ने यहां भाजपा सांसदों से मुलाकात की और गोवा के बाद मुंबई पहुंची द्रौपदी मुर्मू बीजेपी विधायक और एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी। हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जो कि एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। आपको बताया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद द्रौपदी मुर्मू, एकनाथ शिंदे समूह के सभी विधायक एयरपोर्ट क्षेत्र के एक 5 स्टार होटल लीला में उनसे मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने भी एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात की है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू ने आज के मुंबई, हम बताएं कि जब उनका मुंबई का दौरा था तब उन्होंने उद्धव ठाकरे की यात्रा का कोई जिक्र नहीं किया और इससे पहले भी जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुंबई आई थी उस समय भी ठाकरे परिवार ने उम्मीदवार द्रौपदी और मातोश्री का दौरा किया था। इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के वफादार और शिवसेना विधायक और सांसद राष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ गुरुवार की मुंबई में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। और बता दें आपको, मुर्मू के उद्धव जी से मिलने या फिर मातोश्री पहुंचने को लेकर अब तक कोई जानकारी जो है सामने नहीं आई है। मुंबई के भादरा इलाके स्थित मातोश्री ठाकरे का निजी आवास है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को राष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी की ओर से मुर्मू का समर्थन किए जाने की घोषणा की थी और ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना बिना किसी दबाव के मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर रही है। उन्होंने कहा था कि शिवसेना सांसदों की बैठक में किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो देखिए सत्य प्रकाश, देखते हैं कि हाल ही में जो है द्रौपदी मुर्मू का जो है मुंबई का दौरा हुआ था, उसके अंदर हमने देखा था कि एकनाथ शिंदे और जो बाकी विधायक भी है उनका जो है स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। क्या कुछ खास अपडेट है? बिल्कुल ऐसी थी। देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का कल शाम करीब 4:30 बजे मुंबई में आगमन हुआ। हालांकि पहला दौरा उनका गोवा था, गोवा के बाद वह मुंबई पहुंची थी। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी अगुवाई की, उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्हें अंधेरी के एक 5 स्टार होटल लीला में लेकर गए, जहां आदिवासियों ने ढोल ताशे बजाकर जमकर उनका स्वागत किया। इस दौरान तमाम विधायकों को बुलाया गया था, जिसमें खासकर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के सभी विधायकों को बुलाया गया था, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नहीं बुलाया गया था। दोपहर का भोजन के साथ ही यह मीटिंग शुरुआत की गई। उसके बाद देर शाम तक यह मीटिंग चली, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही थी कि द्रौपदी मुर्मू कहीं न कहीं मातोश्री जाएंगे, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगी, लेकिन शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं हुई। लिहाजा लोगों को आशंका है कि आखिर जब तय समय था तो क्यों नहीं मिली। तो तमाम चीजें हैं जो शायद आज जो है संजय राउत इस पर अपना बयान दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जिस तरह से शिवसेना ने आगे बढ़कर द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने की बात कही थी, अब ऐसे में मुंबई आगमन के दौरान उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि मातोश्री जाने की अटकलें जो थी उस पर लगातार संजय राउत ये कह रहे थे कि शायद आएंगे या नहीं, अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन होटल में उन्हें बुलावा जरूर दिया जाएगा। लेकिन जानकारी यह है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट के ही विधायक थे, सांसद थे, जबकि शिवसेना गुट के सांसद विधायकों को नहीं बुलाया गया। जी देखिए सत्य प्रकाश, इसी के साथ देखते हैं कि पहले ही जो उद्धव ठाकरे हैं वो द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने की, आप फिर कहें समर्थन देने की, वोट देने की जो है बात कर चुके हैं, पर उसके बाद में जो उनका ये मुंबई के अंदर दौरा हुआ, जिसके अंदर ये उम्मीद कहीं ना कहीं आपने बताया कि लगातार लगाई जा रही थी कि वो मातोश्री पहुंचेगी, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, पर इस तरह की जो है कोई भी खबर जो है सामने नहीं आई। पर साथ ही में हम देखते हैं कि एकनाथ शिंदे से वो मुलाकात करने पहुंचे, उनका भव्य स्वागत भी किया गया, साथ में लंच भी किया गया। तो ये जो एक बंटवारा सा देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के सियासत के अंदर, इसके ऊपर क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल, देखिए 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी राज्यों में जाकर द्रौपदी मुर्मू अपने सांसदों से मुलाकात कर रही है और उन्हें मदद सपोर्ट करने की मांग कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का गुट पहले ही कह चुका कि वह द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें वोट देंगे। दूसरी तरफ शिवसेना खुद आगे बढ़कर आई और उसने घोषणा की कि वह द्रौपदी मुर्मू का मदद कर रहा है, उन्हें सहयोग दे रहा है। ऐसे में अगर वो राष्ट्रपति बनती तो जाहिर तौर पर शिवसेना को बहुत खुशी होगी, क्योंकि आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन रही है। लेकिन जैसे ही एक जानकारी मिली कि द्रौपदी मुर्मू मुंबई में आ रही है, हालांकि हर बार जब चुनाव होता है तो हर उम्मीदवार जो है मुंबई में आते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के तहत, चाहे वो सांसदों से मिलना हो या विधायकों से मिलना हो। द्रौपदी मुर्मू का भी इसी तरह का जो है आयोजन किया गया था, मुंबई के 5 स्टार होटल में आयोजन था। तमाम विधायकों को बुलाया गया, लेकिन शिवसेना के विधायकों को नहीं बुलाया गया। हालांकि एकनाथ गुट बिल्कुल तैयार था, लगातार उनके संपर्क में रहा। दोपहर को भोजन के बाद काफी देर तक मीटिंग भी चली। इस मीटिंग में घोषणा भी की गई कि द्रौपदी मुर्मू का एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है, लेकिन संजय राउत के अलावा भी तमाम जो सैनिक है उन्हें नहीं बुलाया गया। ये बात बेहद आश्चर्य की बात है, क्योंकि जब शिवसेना खुलकर सामने आती है और कहती है कि हम मदद कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं होती है, तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर चीजें क्यों हुई। फिलहाल ये जरूर जाना जा रहा है कि शिवसेना अपने मतों से, अपने विचारों से अभी भी कायम है और एक द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी रही है। जी देखिए सुधीर प्रकाश, जिस तरह से जो लगातार महाराष्ट्र से जो सियासी घमासान सामने आ रहा है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे पहले ये ऐलान कर देते हैं कि वो एंटी बीजेपी है, यानी कि बीजेपी के साथ वो कभी नहीं जाएंगे, पर साथ ही में वो ऐलान करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को वो सपोर्ट करेंगे। एकनाथ शिंदे के गुट की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि वो द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हाल ही के अंदर जब द्रौपदी मुर्मू का महाराष्ट्र का दौरा हुआ, मुंबई जब वो पहुंची तो उद्धव ठाकरे से वो मिलने नहीं पहुंची। क्या लगता है कि इन सब खबरों के बीच में जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें एक बड़ा मोड़ आ सकता है? बिल्कुल, देखिए
संजय राउत ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार गैर संवैधानिक सरकार है, इस सरकार को कोई मोल नहीं है, इस सरकार की कोई वजन नहीं है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू आती है और लगातार एकनाथ शिंदे गुट के सभी विधायकों से, सांसदों से मिलती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों से मुलाकात होती है। सभी लोगों ने उन्हें समर्थन देने की बात करते हैं। हालांकि द्रौपदी मुर्मू का यह आयोजन महज वोटों के लिए हुआ था कि द्रौपदी मुर्मू आएंगी और अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगी, अपने विचारों को व्यक्त करेंगी। लेकिन जिस तरह से शिवसेना के विधायकों और सांसदों से मुलाकात नहीं हुई है, उसमें एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरह की राजनीति है। लेकिन ये बात तय थी कि शायद उद्धव ठाकरे द्रौपदी मुर्मू से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो बाहर थे, ये बात जरूर तय थी। लेकिन मातोश्री जाने को लेकर जो अटकलें थी, उसमें संजय राउत ने विराम लगाया था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू मातोश्री आएंगे या नहीं। लेकिन देर शाम तक यह जानकारी मिली कि द्रौपदी मुर्मू का मुलाकात न शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे से हुई है, नहीं संजय राउत से हुई है, नहीं वो मातोश्री गई है। तो आखिर आज का क्या कुछ आकलन होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि संजय राउत इस पूरे मामले पर आज शायद अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आखिर क्या वजह रही, या फिर बाहर मुलाकात होने के चांसेज है, या फिर जाके दिल्ली ही मुलाकात हो सकती है। जी सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में 4 से 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मिशन रिपोर्ट का टारगेट रखा है। आपको बताइए, मिशन रिपीट का जो टारगेट रखा गया है, पार्टी ने अंदर खाते इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग भी की है। भाजपा अब कांग्रेस में तोड़फोड़ करके उसमें कमजोर करते हुए माहौल को अपने पक्ष में बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। महाराष्ट्र और गोवा के बाद बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 में हिमाचल कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डालना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान कानूनी पचड़े में उलझा है और भाजपा इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 के लिए होमवर्क कर चुकी है और इसके लिए जवाबदेही भी तय कर दी है। आने वाले दिनों में पहाड़ की सियासत में महाराष्ट्र और गोवा जैसी ऊठापटक देखने को मिल सकती है। पिछले साल हुए मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली करारी हार ने भाजपा की साख पर सवाल उठाए थे। उसके बाद पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री खीमीराम शर्मा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर बीजेपी को तगड़ा झटका पहुंचाया। इससे उभरने के लिए पार्टी ने नए दाव आजमाने शुरू कर दिए हैं। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में 4 से 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मिशन रिपीट का टारगेट रखा है। पार्टी ने अंदर खाते से इसके लिए बड़ी प्लानिंग की है और भाजपा अब कांग्रेस में तोड़फोड़ करके उसे कमजोर करते हुए माहौल अपने पक्ष में बनाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। महाराष्ट्र और गोवा के बाद बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 में हिमाचल कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डालना भी शुरू कर दिया है और कांग्रेस आलाकमान कानूनी पचड़ों में उलझा है और इसका भाजपा पूरा फायदा उठाना चाहती है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हिमाचल की ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। तो जी टीना, हम देखते हैं कि जो हिमाचल की सियासत है उसमें भाजपा कहीं ना कहीं अपना जो है नाम करने का या फिर कहे राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। मिशन रिपीट जो है भाजपा की तरफ से इस वक्त रखा गया है, क्या कुछ खास अपडेट है? बिल्कुल आपने आयुषी सही कहा, क्योंकि हिमाचल में जो है कांग्रेस जो हाशिए पर कांग्रेस के जो बड़े नेता इस वक्त है उन पर भाजपा की नजर है और जो भाजपा है वो मिशन रिपीट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि जो मिशन रिपीट है भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती हिमाचल में यही रहा है, क्योंकि आज तक हिमाचल में कभी भी सत्ता रिपीट नहीं हुई और भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि खुद भाजपा के जो कुछ नेता हैं उन्होंने पिछले दिनों भाजपा छोड़ी है, ऐसे में भाजपा के सामने अपने घर की भी चुनौती है संभालने की, लेकिन साथ ही कांग्रेस के जो नेता है, क्योंकि इस वक्त जो विपक्ष है कांग्रेस है, उस पर जो नजर है वो भाजपा की है।
क्योंकि आपको अगर ज्ञात हो, क्योंकि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिमाचल से आते हैं और ऐसे में जो उनकी साख है वो दांव पर है। केंद्रीय नेता अनुराग ठाकुर यहाँ से आते हैं, दोनों बड़े चेहरे माने जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों बड़े चेहरों पर ये दारोमदार भाजपा हाईकमान की तरफ से डाला गया है कि मिशन रिपीट हिमाचल में किसी भी तरह से होना चाहिए। तो ऐसे में जो कांग्रेस में जो बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं और जो जीत सकने की क्षमता रखते हैं और अपनी ही पार्टी में वो हाशिए पर इस वक्त है, ऐसे जो बड़े चेहरे हैं भाजपा उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं और उनको जो है अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश इस वक्त भाजपा कर रही है हिमाचल। जी देखिए, साथ ही में जो भाजपा है ऑपरेशन लोटस 2 के लिए हम बात करें तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हमारे दर्शकों को आप ऑपरेशन लोटस 2 के जो भाजपा जो करने जा रही है, जिसके ऊपर पूरी तरीके से काम कर चुकी है, होमवर्क कर चुकी है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, जैसे कि पिछले दिनों से चल रहा है, हिमाचल के जो बड़े नेता है कांग्रेस के, वो जो राष्ट्रीय क्या बोलते अमित शाह है, जो उनके साथ मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर चुके हैं। हिमाचल के जो कांग्रेस के बड़े चेहरे माने जाते हैं और अपनी ही पार्टी पे इस वक्त हाशिए पर है। लेकिन क्योंकि भाजपा के ये जो बड़े नेता है कांगड़ा जिले से आते हैं, कांगड़ा इस वक्त सबसे बड़ा जिला है हिमाचल का, और ऐसे में जो भाजपा के बड़े दिग्गज है वो कहीं ना कहीं चेहरों का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल पार्टी में उनकी एंट्री रुकी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जो भाजपा है अपने मिशन रिपीट के लिए अपने ही नेताओं को मनाएगी और ऐसे बड़े चेहरों पर लगाने के लिए वो अपने पार्टी नेताओं को लाएगी। आपको बताएं कि G23 के जो बड़े नेता हैं आनंद शर्मा, वो इस वक्त भाजपा के संपर्क में है और माना जा रहा है कि अगर आनंद शर्मा भाजपा के पाले में जाते हैं तो ऐसे में हिमाचल की जो कांग्रेस है उसकी जो राजनीति उसमें उठा पटक जो है बड़े हद तक जा सकती है और कुछ बड़े चेहरे हैं और जीत सकने की क्षमता रखते हैं, वो निश्चित तौर पे भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में भाजपा जो है, आप देखेंगे कि मिशन रिपीट के लिए जो ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 है, जिस तरह उन्होंने महाराष्ट्र में किया, गोवा में किया, इसी तरह वो हिमाचल में भी जो विपक्ष है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त सबसे दमदार विपक्ष कांग्रेस है और कांग्रेस को अगर वो तोड़ देती है तो ऐसे में मिशन रिपीट करना भाजपा के लिए बड़ा आसान रहेगा हिमाचल में। जी आयुष। जी देखिए, इसी के साथ में कहा जाता है कि भाजपा इस चीज के लिए बड़ी फेमस है कि फूट पैदा करो और राज करो। तो देखिए, यही जो है प्लानिंग अभी भाजपा की तरफ से की जा रही है कि फूट पैदा करेंगे और राज करेंगे। तो अभी भी हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी उनके भाजपा के ऊपर ये इल्जाम लगाए गए थे कि उन्होंने जो है शिवसेना के अंदर जो है फूट पैदा करी थी और राज करने की कहीं ना कहीं जो साजिश की जा रही थी। वैसा ही हम जो दौर है हिमाचल में देखा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं एक फूट पैदा करके राज करने की स्थिति बनाई जा रही है। क्या कुछ खास अपडेट है? आयुष, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि फूट करो तो चलो अलग चीज है, लेकिन जो असंतुष्ट नेता है और इस वक्त क्योंकि भाजपा का ये मानना है, भाजपा अपना ये एक सर्वे एक आंकलन कर चुकी है हिमाचल में कि कौन से बड़े नेता है जो इस वक्त हाशिए पर है और कौन से नेता हैं जो राजनीतिक चतुराई अच्छी से जानते हैं, जो जीत सकने की क्षमता रखते हैं, जो जनता से सीधा संवाद रखते हैं। तो ऐसे जो बड़े नेता है उनका आंकलन वो कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी पे हाशिए पे, तो ऐसे में निश्चित तौर पर भाजपा उनपे दाव खेलना चाहेगी और अपनी पार्टी में जरूर लाना चाहेगी। आपको बताएं, शिमला, सिरमौर और मंडी कांगड़ा जिले से कुछ बड़े नेता हैं। शिमला में एक मौजूदा विधायक है, एक एक्स एमएलए हैं जो भाजपा के संपर्क में, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ शर्तें उनकी रही हो, वो अगर शर्तें भाजपा मान लेती हैं तो ऐसे में जो बड़े चेहरे हैं शिमला जिला के भी, वो भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ऑपरेशन लोटस है उसके लिए जो मिशन रिपीट है भाजपा को, उसके लिए वो पूरी तरह तैयार है। हालांकि जो पिछले दिनों खीमी राम है, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो एक बड़ा चेहरा भाजपा कहते हैं बंजार विधानसभा से, वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसे में सौदान सिंह है जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, वो हिमाचल पहुंच चुके हैं पिछले कल। जो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनके साथ उनकी बैठक कल हुई है और आज माना जा रहा है कि आज वो जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी उनके साथ बैठक करेंगे और अपने जो अपना घर है उसको संभालने की वो कवायद शुरू करेंगे कि डैमेज कंट्रोल भाजपा को ज्यादा ना यहाँ पर सहन करना पड़े, क्योंकि भाजपा के अंदर भी बहुत असंतुष्ट है। कुछ बड़े नेता, कुछ यहाँ के भी बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं आने वाले दिन। जी बिल्कुल, साथ ही में देखते हैं कि जैसा कि भी आपने बताया भी कि जो खीमी राम है वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, भाजपा उन्होंने छोड़ दिया। तो देखिए, ये भी जो है एक भाजपा के लिए एक बड़ा झटका लगा है। उसके ऊपर भाजपा की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो भाजपा की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर? बिल्कुल, पिछले 2 दिनों में भाजपा के बड़े नेता खीमी राम के कांग्रेस में जाने पर ये कह चुके हैं कि उनको असंतोष था तो वो पार्टी से बात करते, क्योंकि सिर्फ टिकट के लिए पार्टी छोड़ देना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिया, और ऐसे में जब पार्टी को अब उनकी जरूरत है तो वो पार्टी छोड़ चुके हैं।
तो ऐसे में उनका, हालांकि जो सियासी उठापटक है चुनावी दिनों में दोनों पार्टियां मानती हैं कि दल बदल होता है, नेता इधर उधर जाते हैं, असंतुष्ट नेता, लेकिन भाजपा इस वक्त इस मूड में नहीं है, इस स्थिति में नहीं है कि वो डैमेज कंट्रोल बर्दाश्त करे और इतना डैमेज कंट्रोल, अपना डैमेज जो इतना हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वो इस स्थिति में नहीं है कि उनके जो नेता है यहाँ से कांग्रेस में जाए, क्योंकि इससे अगर उनके वोट बैंक पे बेशक कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पे एक जो कार्यकर्ता है उसके दिमाग में सीधा असर पड़ता है कि हमारा जो नेता है वो छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसे में भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि अब खीमी राम के बाद कोई दूसरा नेता कांग्रेस ज्वाइन करे, क्योंकि बहुत नेता भी कांग्रेस बता रही है कि 7-8 बड़े नेता भाजपा के जो है उनके संपर्क में है और आने वाले दिनों में हो सकता है वो कांग्रेस ज्वाइन करे। तो ऐसे में भाजपा जो है डैमेज कंट्रोल के लिए अभी से कवायद शुरू कर चुकी है। जी जीना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आज एनडीए के राष्ट्रपति पद प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंचेगी, जहां पर द्रौपदी मुर्मू का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे द्रौपदी मुर्मू स्पेशल फ्लाइट से रायपुर पहुंचेंगी, जिसके बाद 3.5 घंटे बाद मध्य प्रदेश रवाना हो जाएंगी। आपको बताएं कि रायपुर आने के बाद द्रौपदी मुर्मू विधायक और सांसदों से भी जो है खास मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य की राष्ट्रपति पद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को छत्तीसगढ़ का दौरा कर सांसदों और विधायकों से समर्थन मांगेंगे। और छत्तीसगढ़ में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि मुर्मू सुबह करीब 9 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पहुंचेंगी, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रायपुर के एक होटल में विधायकों और सांसदों के साथ उनकी बैठक होगी, जिसमें राज्य के 90 सदस्यीय विधानसभा के कांग्रेस के 71 विधायक और वहीं भाजपा के 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 3 और बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक हैं। राज्य के 11 लोकसभा सांसदों में से 9 भाजपा के हैं, जबकि 2 कांग्रेस के हैं। वहीं राज्य से कांग्रेस के 4 और भाजपा के 1 राज्यसभा सदस्य हैं। राज्य में भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कहा कि प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति थी और द्रौपदी मुर्मू अनुसूचित जाति से समुदाय की पहली महिला हैं जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं। इससे आदिवासी समुदाय के साथ साथ देश की महिलाओं का भी नाम रोशन होगा। उन्होंने आदिवासी बहुल्य छत्तीसगढ़ के सांसदों और विधायकों से मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया। राज्य में 32% आदिवासी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्वाति कौशिक हमारे साथ जो है लाइव जुड़ चुकी हैं। तो जी स्वाति, हम देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का आज जो है एक दौरा होने वाला है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आज वो समर्थन मांगेंगे, क्या कुछ खास अपडेट है? देखिए आयुषी, यहाँ पर भव्य स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप मेरे पीछे देखिए इस तरह नृत्य चल रहा है और ऐसी बहुत सारी टुकड़ियां यहाँ पर आई है स्वागत में। बीजेपी शासन तो नहीं है प्रदेश में, लेकिन क्योंकि पहली बार ऐसा देश में होने जा रहा है कि कोई आदिवासी महिला जो है बतौर प्रत्याशी महत्वपूर्ण पद के लिए खड़ी हुई है। तो इसलिए बहुत हर्षोल्लास यहाँ पे बीजेपी में और सारी पार्टियों में देखा जा रहा है। सारी पार्टियों में यहाँ पे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जो योगी कांग्रेस है वो भी कल इनके समर्थन चुका है। तो आज जब इनके दौरे की बात करते हैं तो करेंगी और यहाँ पर होटल है, होटल में जाकर वो यहाँ के विधायक है, सांसद है, उनसे मुलाकात करेंगी, अपने पक्ष में वोट भी मांगेंगी। आयुषी जी स्वाति, इसी के साथ हम लाइव तस्वीरों में भी इस वक्त देख सकते हैं कि लोगों के बीच में खासा जो है उत्साह देखा जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत को लेकर के लिए जो लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो देखिए, इसी के साथ हम देखते हैं कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ रायपुर में, बल्कि हम देखते हैं कि बाकी भी जो जगह है, महाराष्ट्र की बात कर लें, हम लोग शिव सैनिकों की बात कर ले या फिर सपा की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले, सभी लोग जो है द्रौपदी मुर्मू को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित माना भी जा रहा है कि जो द्रौपदी मुर्मू है वही जो है राष्ट्रपति का अगला चेहरा होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल बात कही जा रही है, यहाँ पर दावा करी और जिस हिसाब से विधायकों और सांसदों की संख्या है जिनको एक पद के लिए वोट देना है वो भी बीजेपी के पक्ष में है। जैसे अगर हम प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 11 सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर, जिसमें से 9 सांसद बीजेपी के
अजय जी के साथ में बात कर लेते हैं कि अभी थोड़ी ही देर में जो द्रौपदी मुर्मू है उनका जो है आगमन हो जाएगा, तो बात करें कि कौन से जो नेता है या फिर विधायकों की बात करें जो द्रौपदी मुर्मू के लिए स्वागत के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिए बीजेपी के जो तमाम चीज अभी हम आपको तस्वीरों में साफ तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि पीछे मेरे आप देख सकते होंगे कि आयोजन पूरा चल रहा है, बीच में लोग खड़े हुए हैं, ऐसी कई टुकड़ियां हैं जो पूरे एयरपोर्ट को अपने गेटों से कवर किए हुए हैं, ये सारे चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे। तो बीजेपी के जितने भी स्टेट नेतृत्व है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष धर्मनाथ कौशिक के लिए, उन्होंने प्रवास के लिए, अजय चंद्राकर के लिए, और डॉक्टर रमन सिंह जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ के 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल सारी तैयारियों की खासतौर पर चर्चा की है। 1.5 लाख तक बीजेपी के आने के लिए जो स्वागत की तारीख बनाई थी, उसमें पूरी चर्चा की गई है। आयुषी जी सोती, देखिए इसी के साथ में बात करें लोगों की प्रतिक्रिया की जो 32% जो है हम देखते हैं कि आदिवासी बहुमूल्य प्रदेश इसको माना जाता है जो कि है, और तो लोगों की अगर प्रतिक्रिया की बात करें, क्योंकि आपके पीछे भी हम लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि खासा हर्षोल्लास लोगों में देखा जा सकता है, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आई है कि द्रौपदी मुर्मू आज उनका आवास होने वाला है, इस पर लोगों को क्या कहना है? देखिए, अगर आम जनता की बात करें तो ये बिल्कुल आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आम जनता राष्ट्रपति पद के उतने करीब तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कोई आदिवासी जो है वो इस पद का नेतृत्व करे तो उसके लिए बहुत खुशी की बात है। और जितना जैसे कि कल भी हमारे कुछ बीजेपी के नेताओं से बात हुई थी तो उन्होंने जिस हिसाब से बताया था कि इनका संघर्ष बहुत बड़ा रहा है, जो अभी राष्ट्रपति उम्मीदवार है उनका संघर्ष बहुत बढ़ा रहा है, अकेली महिला है, तो उस हिसाब से अगर हम लोगों को देख रहे हैं तो बहुत बड़े क्षेत्रों का वो नेतृत्व करती है। द्रौपदी का एक तो आदिवासी है और दूसरा वो महिला है, तो महिला राष्ट्रपति तो ऑलरेडी देश को एक तो इमेज चुकी है, लेकिन पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होगी, इसके लोगों में बेशक खुशी देखी जा रही है। जी स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देहरादून में 15 जुलाई को यानी आज से राज्य की सबसे बड़ी केंद्रीकृत रसोई अक्षय पात्र शुरू होने जा रही है। अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से संदोवाला में बनाई गई इस रसोई का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसके बाद अगस्त में पहले सप्ताह में इस रसोई के देहरादून और आसपास के 120 सरकारी विद्यालयों के आपको पता है 15,500 छात्र छात्राओं को पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत जो है मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। अगले 6 महीने इस रसोई से राज्य के 500 विद्यालय के 35,000 छात्रों को मध्य भोजन जो है पहुंचाया जाएगा। आपको बताएं कि साधुवाला में तकरीबन 2 एकड़ भूमि में 10 करोड़ रुपए से इस रसोई का निर्माण किया गया है। और मंगलवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता के दौरान अक्षय पात्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत शर्म ने दास ने बताया कि फाउंडेशन की उत्तराखंड में पहली और देश में 63वीं रसोई होगी। नवनिर्मित रसोई के शुरू होते ही फाउंडेशन देश के 14 राज्यों में 20,000 से अधिक विद्यालयों में प्रतिदिन 19 लाख विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध कराने का आंकड़ा छू लेगा। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं के पोषण का ध्यान रखते हुए भोजन का मेन्यू इस तरह तैयार किया जाएगा कि हर बच्चे को 450 कैलोरी से ज्यादा ऊर्जा मिल सके। वहीं आपको बात करें उद्घाटन कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, टिहरी सांसद माला राज्य, लक्ष्मी शाह, हंस फाउंडेशन के प्रणेता भोले महाराज व माता मंगला, सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर, अक्षय पात्र फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन चंचलापति दास भी मौजूद रहेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अस्करी, हम देखते हैं कि जो धामी सरकार है उनके द्वारा जो है ये अक्षय पात्र की फाउंडेशन की ओर से रसोई तैयार की गई है, जिसमें काफी लोगों को, काफी बच्चों को इसके अंदर जो है पोषण दिया जाएगा। क्या कुछ खास अपडेट है?
देखिए आयुषी आज अगर मुख्यमंत्री के दिवस कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहला कार्यक्रम ही अक्षय पात्र फाउंडेशन और दास फाउंडेशन द्वारा और शिक्षा विभाग के सहयोग से जो सिद्धोवाला क्षेत्र में 63वें केंद्रीकृत मिड डे मील किचन का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके तहत जो है स्कूली बच्चों को 35,000 स्कूली बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाता है। ये बहुत बड़ी जो है इस तरह के किचन का शुभारंभ होने जा रहा है सिद्धोवाला देहरादून में। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विश्वसनीय धामी के अलावा फाउंडेशन के जो जनक हैं खुद भोले जी महाराज रहेंगे, माता मंगला वहां पर रहेंगी और विशिष्ट अतिथि के रूप में जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत वो उसमें मौजूद रहेंगे। स्थानीय विधायक सहदेव कुलडीर वहां पर मौजूद रहेंगे। जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।